हाय फ्रेंड्स, हिंदी डेकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मोहन राकेश की कहानियों में जीवन का यथार्थ अंकित है। उनमें भोगा हुआ क्षण है, सामयिक जीवन की कड़वाहट है। स्वतंत्रता के बाद भारत की बदली हुई शहरी जिंदगी का यथार्थ, विसंगतियां और विकृतियां, विषमताएं और मूल्यहीनताएं इनकी कहानियों के मूल विचार हैं। आलोच्य मलबे का मालिक कहानी मोहन राकेश की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। जात पात एवं धर्म संप्रदाय के नाम पर किए गए भारत विभाजन पर गहरा व्यंग इस कहानी में परिलक्षित होता है। दोस्तों, देश विभाजन पर हिंदी भाषा में ही नहीं, संभवतः अन्य भारतीय भाषाओं में लिखी गई सभी कहानियों में से यह एक सर्वश्रेष्ठ कहानी है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम मोहन राकेश की इसी मलबे का मालिक कहानी के सारांश पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं मलबे का मालिक कहानी का सारांश। दोस्तों, इसकी कहानी की कथा, जो मलबे का मालिक कहानी है, इसकी कथा शुरू होती है अब्दुल गनी नामक व्यक्ति से, जो 7 साल के बाद पाकिस्तान से भारत पर्यटकों के साथ एक समूह के साथ हॉकी के मैच को देखने के लिए आता है। लेकिन मैच देखने का तो सिर्फ बहाना भर था। असल में वो आया था अपने उस घर को एक बार फिर से देखने, जिसे वो देश के बंटवारे के समय हुए दंगों से के डर से छोड़कर पाकिस्तान चला गया था। दोस्तों, अब्दुल गनी धीरे धीरे अमृतसर के बांसा बाजार वाले मोहल्ले की तरफ बढ़ रहा है और देखता है कि इन साढ़े सात सालों में ही यहाँ कितना कुछ बदल गया है। और एक तरह से वो अपने घर की तरफ जाने वाले रास्ते को भी भूल सा रहा है, क्योंकि जगह जगह पर नई इमारतें बन गई हैं। हालांकि वो देखता है कि बीच बीच में कुछ ऐसे भी मकान हैं जो दंगों के दौरान जलकर खाक हो गए थे, और मतलब वो अभी तक ऐसे ही हालत में है। वो एक गली के मुहाने पर पहुंच जाता है, लेकिन वो भटक सा जाता है, उसे समझ नहीं आता कि उसका घर कहाँ है। इसलिए वो वहाँ रुक जाता है, खड़ा हो जाता है, और तभी उसे एक वहाँ पर युवक दिखाई देता है, जिसे वो देखते ही पहचान जाता है और उसे आवाज़ देता है मनोरी। अब मनोरी जो होता है वो भी उसे देखकर पहचान लेता है, क्योंकि मनोरी उसका एक पड़ोसी था। और जब अब्दुल गनी उसे बताता है कि वो भी पहले इसी गली में रहते थे और उसका बेटा चिराग उनके घर का दर्जी था, तो वो अब्दुल गनी को पहचान लेता है और उसका हालचाल पूछता है। मनोरी फिर उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। तो वो कहता है अब्दुल गनी कि चिराग और उसके बीवी बच्चे तो अब मुझे मिल नहीं सकते, मगर मैंने सोचा कि एक बार मकान की सूरत देख लूं। और इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में, अब्दुल गनी की आंखों में आंसू निकल आते हैं। मनोरी अब्दुल गनी की बाहें पकड़ लेता है और बोलता है कि चलो, मैं आपको आपके घर की ओर ले चलता हूँ, जहाँ कभी अब्दुल गनी का नया बनवाया हुआ मकान हुआ करता था। वहाँ दोस्तों अब टूटे फूटे मकान का मलबा इकट्ठा था, और मनोरी ने उसी मलबे की तरफ इशारा करते हुए अब्दुल गनी से कहा, वह था तुम्हारा मकान। अपने नए बने मकान को इस हालत में देखने की कल्पना अब्दुल गनी ने कभी नहीं की थी, और उसके मुंह से भी निकला मलबा। इसके बाद मनोरी ने बताया कि उसके मकान को उसी समय आग लगा दी गई थी। लेकिन मनोरी अब्दुल गनी को यह नहीं बताता कि उसके घर को आग लगाने से पहले उसके बेटे चिरागुद्दीन को घर से बाहर गली में बुलाकर रखे पहलवान ने अपने साथियों के साथ मिलकर मार डाला था और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया था, और बाद में उसके और उसके परिवार की लाश नहर के पानी में मिली थी। कहानीकार ने सामने पड़े अपने घर के मलबे को देखकर अब्दुल गनी की जो विचलित स्थिति है उसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है, और लिखा है कि गनी छड़ी के सहारे चलता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंच गया। मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसमें से जहां तहां टूटी हुई जली हुई ईंटें बाहर झांक रही थी। लोहे और लकड़ी का जो सामान था वो तो पहले ही पड़ोसी लूट चुके थे, निकाला जा चुका था, और केवल एक जले हुए दरवाजे का चौखट ना जाने कैसे बचा रह गया था। और उसके पीछे की तरफ 2 जली हुई अलमारियां थी। बड़ा ही अच्छा चित्रण किया है लेखक ने। अलमारियों की कालिक पर अब सफ़ेदी की हल्की हल्की तह सी उभर आई थी,
अब ये सब देखकर अब्दुल गनी के जो घुटने थे वो एक तरह से जैसे जवाब दे गए थे, और वह वहाँ जले हुए चौखट को ही पकड़कर बैठ जाता है और क्षण भर बाद उसका सिर भी चौखट से जा सटता है और उसके मुंह से बिलखने की सी आवाज़ निकलती है और वो कहता है, ओए होए चिरागुद्दीन। अपने बेटे को वो याद करके रोता है। इसी बीच गली के तमाम लोगों को यह मालूम पड़ जाता है कि अब्दुल गनी पाकिस्तान से अपने घर लौट आया है। अब लोगों को मन ही मन लगता है कि अब्दुल गनी को सारी कहानी पता चल जाएगी कि किस प्रकार रखे पहलवान ने उसके बेटे को मार डाला, उसके परिवार को ख़त्म कर दिया और उसके मकान को आग लगा दी, और पड़ोसियों ने किस तरह उसका सामान लूट लिया, और वो अब रखे पहलवान को नहीं छोड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मनोरी यह घटना अब्दुल गनी को नहीं बताता और रखे पहलवान और उसका एक साथी वहाँ थोड़ी दूरी पर स्थित एक कुएं के पास पीपल के नीचे बैठे हुए ये सब देख रहे थे, जब मनोरी अब्दुल गनी को उसका घर का मलबा दिखा रहा था। लेकिन जो रखा पहलवान है वो ऐसे जाहिर कर रहा था कि जैसे उसने अब्दुल गनी और मनोरी को नहीं देखा है और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ा है। लेकिन उसका साथी चिंतित था कि कहीं अब्दुल गनी को सारी कहानी मालूम ना पड़ जाए। और अब अब्दुल गनी अपने टूटे मकान और अपने बेटे का मातम बनाकर वापस लौटने लगता है। मनोरी ने उसकी बाह पकड़ी हुई है। दोनों उसी कुएं के पास से गुजरते हैं जहां रखा पहलवान बैठा हुआ था। अब्दुल गनी जैसे ही उसे एक नज़र देखता है तो वो उसे पहचान जाता है और उसे नहीं मालूम कि वही उसके बेटे का कातिल है। वो तो उसे अपना पड़ोसी समझकर मुस्कुराते चेहरे के साथ उसकी तरफ अपनी दोनों बाहें खोलकर आगे बढ़ता है, और यह सब देखकर पहलवान का गला सूख जाता है, उसकी जुबान अटक जाती है। जिसके बेटे को उसने अपने साथियों के साथ मिलकर निर्ममता के साथ कत्ल किया था, इस सच से अनजान उसका बाप अपने पड़ोसी से गले मिलने की कोशिश करता है और वो अब्दुल गनी उससे सवाल करता है कि रखी ये सब क्या हो गया? तुम लोगों के रहते हुए भी मेरा बेटा अपने पूरे परिवार सहित मारा गया। दोस्तों यही वो इस कहानी का चरम है जहां दोनों के बीच एक खामोशी सी छा जाती है, अजीब सी। इसके बाद दो छोटी छोटी बातें होती हैं जो पूरी कहानी में अनुगूंज बनकर विस्तार ले लेती हैं। कौन सी वो दो बातें होती हैं? उसमें पहली बात होती है, अब्दुल गनी अपने बेटे की मौत का मातम बनाकर यह मानकर वापस पाकिस्तान चला जाता है कि उसे घर में रहने की गलती नहीं करनी चाहिए थी, यानी कि उसके बेटे को उसके साथ वापस आना चाहिए था, और या फिर उसके बेटे को अब जब दंगे हुए उसके बेटे को उस समय अपने घर में नहीं रहना चाहिए था, उसे अपने पड़ोसियों के घर जाकर छुप जाना चाहिए था। उसे तो ये लगता है कि उसका बेटा ही अपने परिवार के साथ उस घर में छिप कर बैठा रहा और दंगों के समय भी घर से बाहर निकलकर नहीं आया। उसे मदद के लिए रखे पहलवान समेत अपने पड़ोसियों से मदद लेनी चाहिए थी। यही बात लेकर वो पाकिस्तान आ जाता है। और दूसरी क्या होती है, जिस मकान को रखा अभी तक पूरी दबंगई के साथ अपना बताता आया था, वो ऐसे निरर्थक मलबे में तब्दील हो गया जहां समाज के कीड़े मकोड़े और आवारा कुत्ते बसते हैं, जिनकी समाज में अपनी कोई कमाई हुई यानी कि अर्जित की हुई जगह ही नहीं हुआ करती, वही इसके मालिक बन बैठे हैं। और इस एहसास ने रखे पहलवान को उस मकान से पूरी तरह अपरिचित बना दिया। अब रखा पहलवान भी दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है कि मैंने क्या किया, ये इस मकान को हड़पने के लिए मैंने एक पूरा बसा बसाया परिवार ख़त्म कर दिया, लेकिन आज मुझे मिला क्या? यह जो मकान था वो एक निरर्थक मलबे में तब्दील हो गया है। तो दोस्तों यह थी मोहन राकेश द्वारा रचित मलबे का मालिक कहानी का सारांश। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।